अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल ख़ान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको एक तो तमाम क्वेश्चन हैं जो को आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आज का पेपर जो ZTBL का हुआ है 7/7/2024 7/7/2024 को तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के अलावा बाकी जो क्वेश्चन है वो इतना टफ़ नहीं है। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था, टफ़ था। एक तो उसका जो पैसेज है वो जो गैट है GAT वहाँ से लिया गया है पैसेज। और बाकी जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं वो भी थोड़े टफ़ थे। बाकी ओवरऑल जो टेस्ट है वो इतना मुश्किल नहीं था। और आप अपने जो मार्क्स हैं वो अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसका मेरिट कितना हो सकता है। और इसके बाद जिन लोगों को उम्मीद है कि वो पास हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट तो इजी है, होप सो आप सब पास हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो जो आपका फ़ेज़ है अपनी जो डिग्री वेरिफिकेशन है HEC से वो आप लाजमी करवा लें। फिर एंड टाइम पे आपको इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। पहले बैच के साथ भी यही हुआ था, तो आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि वो जो प्रोसेस है वो आप स्टार्ट कर दें। उसका जो लिंक है मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप डिग्री HEC की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन वो कर सकते हैं। और आप बाय कुरियर भी कर सकते हैं और बाय TCS भी कर सकते हैं। वो वीडियो आपको एंड में मिल जाएगी। सबसे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो देख लें कि आपके कितने करेक्ट हैं। अगर कोई मिस्टेक हो तो वो उसको करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ जो करेक्ट आंसर है वो आपको शो होगा। सिनोनिम्स पूछा गया। लुगुब्रियस ये एक मुश्किल सिनोनिम था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D। आपको याद होगा मौनफुल। कुछ क्वेश्चन के मैंने आंसर वो लिख दिए हैं ऑप्शन D करेक्ट जो ऑप्शन है, ताकि आपको पता हो, आपको याद किया होगा कि आपने जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा सेलेक्ट किया था। तो D है लुगुब्रियस का राइट आंसर। पैलिएटिव इसका करेक्ट आंसर C है क्यूरेटिव। एस्पर्जन ये भी सिनोनिम पूछा गया। करेक्ट आंसर इसका B है बैथ। सिनोनिम स्ट्रिंजेंट है। करेक्ट आंसर टफ। B इज़ द राइट आंसर। एनोवेटिंग एंटोनिम पूछा गया इसका, जिसका E है इनविगोरेटिंग। अफेक्टेड पूछा गया, ये एक सिंपल था जो आप लोगों को आइडिया उम्मीद होता होगा। C इसका राइट आंसर है और वो था हैप्पी। एंटीनम पूछा गया विंग्लोरियस, जो राइट आंसर है उसका D है हम्बल। डिसहेबल्ड एंटीनम इसका पूछा गया, इसका राइट आंसर था E ऑर्डर्ड। ऑब्स्टेपरस ये एंटीनम पूछा गया, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लेसिड। स्टबन होता है इसका मतलब, जो इसका उल्टा पूछा गया आपसे, इसका राइट आंसर था A प्लेसिड। एंटीनम जीलस ये आपको याद होगा क्योंकि ये मैंने आई थिंक करवाया हुआ है जीलस, तो इसका राइट आंसर है A नॉन चैलेंट। फिर एक फिल इन द ब्लैंक है। इवन थो द ऑडिटर्स डैश अकाउंटेंट्स हिज रेपुटेशन वॉज डैश बाय एलिगेशन ऑफ फ्रॉड। इवन थो द ऑडिटर्स जो करेक्ट आंसर है वो है vindicated his reputation was enhanced by allegation of frauds। अब पैसेज है, ये पैसेज आपको नज़र आ जाएगा। ये लिया गया है द प्रिंस बाय निकोलो मैचियावेली। ये GAT का है इंग्लिश का, वहाँ से आपको मिलेगा। ऑल स्टेट्स ऑल पावर दैट हैव हेल्ड एंड होल्ड रूल ओवर मैन हैव बीन एंड ऑल ईदर रिपब्लिक्स और प्रिंसिपलिटीज़। तो ये 1 से 6 तक जो क्वेश्चन सीरीज़ में, उनके मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। इसी में से पैसेज होता है दायरा, एक पैराग्राफ होता है, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द मेन पावर स्ट्रीम विच रूल द मैन, और द मेन पावर स्ट्रीम्स विच रूल द मैन, और तो जो करेक्ट आंसर था इसका D
सी डोमिनियंस, क्योंकि जो स्टेट है उसका भी जिक्र था और जो प्रिंस था वो भी जिक्र था, तो जिस पर हुकूमत की जाती है वो है डोमिनियंस। सच डोमिनियंस। अब देख लें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो आपका उसी से शुरू हो रहा है। ये मैंने अपनी पहले आपसे टेस्ट से एक दिन पहले आपको बताया था इंस्ट्रक्शंस में कि जब एक आंसर आपको ना आ रहा हो, क्वेश्चन ना आ रहा हो ना, तो उसके अगले आंसर देखिएगा तो वो आंसर उससे अटैच होगा। अब यहाँ डोमिनियंस इसका राइट आंसर है और अगला जो क्वेश्चन है वो शुरू डोमिनियंस से हो रहा है। सच डोमिनियंस हैज़ अक्वायर्ड आर इधर अकस्टम्ड टू लिव अंडर अ प्रिंस मीन, इसका मतलब पूछा गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी ठीक था। सिस्टम ऑफ डोमिनियन इज टू बी रेगुलेटेड बाय अ डिवाइन फोर्स। फैमिली ऑफ अ प्रिंस इज नॉट लॉन्ग एस्टेब्लिश। फैमिली ऑफ प्रिंस इज़ नॉट लॉन्ग एस्टेब्लिश, अगर वो कायम नहीं रहती तो क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। तो एक न्यू प्रिंसिपैलिटी बन जाती है। सी इज़ द राइट आंसर। एज पर ऑथर अ रिपब्लिक, ऑथर के मुताबिक रिपब्लिक क्या है, बी इज़ द राइट आंसर। कैन नॉट बी हेरिडिटरी, जो मौरूसी नहीं होती। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट पूछी गई कि इसमें से करेक्ट कौन सी है, तो ए इज़ द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट पूरी नहीं है लेकिन उसका जो ऑप्शन ए था आपको याद होगा, और वो ऑप्शन था जो सेंटेंस था वो कीवर्ड उसके काफ़ी बड़े थे। तो ये भी मैंने बताया हुआ था कि अगर कोई लंबा स्टेटमेंट है तो वो चांसेस होते हैं, वो उसकी जो करेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप मेरी वीडियोस ऑलरेडी देख ही लिया, उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मिलान टू फ्रांसिस्को इज़ द सेम एज किंगडम ऑफ नेपल्स, तो ये इसका राइट आंसर है। फिर फ्रेज पूछी गई हैं काफ़ी, डॉक्यूमेंट लाइज द क्लॉज दिस दैट मेक अस लायबल फॉर एनी एक्सपेंस, जो इन पे स्ट्राइक लगा हुआ था यानी कि उनके बारे में पूछा था जिस पे इन सेंटेंस के ऊपर लाइन लगी हुई थी कि आपने इसको, इस फ्रेज को, सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो इसको करेक्ट करने के लिए जो इसका आंसर था इस वाले का, डॉक्यूमेंट लाइज था, डी आंसर लाइज इसका करेक्ट था, लाइज द क्लॉजेस दैट मेक अस लायबल फॉर एनी एक्सपेंस। फिर एक और फ्रेज पूछी गई, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स अ बट विद नेम्स ऑफ वर्स्ट हरिकेन्स ओमिटेड, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था, बट विद द नेम ऑफ वर्स्ट हरिकेन्स ओमिटेड। ये यूनाइटेड स्टेट के जो वेदर सर्विस है उस हवाले से पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, बट विद द नेम्स ऑफ वर्स्ट हरिकेन्स ओमिटेड। फिर एक और जो फ्रेज थी वो थी, बट टू इंश्योर दैट पर्सन मेकिंग द डिसीजंस suggestions receive the recognition for his contribution, इसकी करेक्ट जो आंसर था वो बी था, बट टू इंश्योर दैट पर्सन मेकिंग द सजेशन receives recognition for his contribution, बी इज़ द राइट आंसर। फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स, टू गेट द प्रमोशन शी वांटेड सानिया डैश दैट इट वाज बेस्ट टू गो बैक टू स्कूल, सानिया, डी इज़ द राइट आंसर, डी रिजॉल्व्ड इसका राइट आंसर था। फार्मर एक्स सोड वीट, अच्छा एक फार्मर है एक्स, उसने अपनी 2.5 फील्ड पे राइस और बाकी नहीं 2.5 फील्ड पे वीट और बाकी फील्ड पे राइस उसने काश की। इफ़ द फील्ड इज एक उसकी जो फील्ड है वो 10 हेक्टेयर्स है, तो टोटल हेक्टर हमने बतानी है कि कितनी है, तो इसका राइट आंसर था 6। अब 2.5 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो आंसर आ जाएगा 10, ये आ गई 4 वीट, मतलब 4 पार्ट पे वो काश कर रहा है वीट। अब हम टोटल कितनी है 10, उसको हम माइनस कर देंगे 4 से, तो राइस की आ जाएगी 6, टोटल कितनी हो गई 10। A farmer divide his land in 3 equal parts. If total area of land is 15 acre, what is the area of each part? ये मैंने बताया हुआ है कि जो फार्मर की जो लैंड है उसने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल एरिया उसका 15 है, तो एरिया हर पार्ट का क्या एरिया होगा, हर पार्ट का 15 एकड़ को आप 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हर डिवाइड उसका एरिया आ जाएगा हर पार्ट का 5 एकड़, 3 5 द 15। अच्छा जी, अ फार्मर हैज़ 2 fields, if one field is twice than the other and smaller field is 5 acre, what is the total area of field? अच्छा एक फार्मर है उसकी 2 फील्ड्स हैं, एक जो फील्ड है वो उससे डबल है दूसरी से, तो जो स्मॉलर है वो 5 है, तो टोटल कितनी होगी, जो स्मॉलर है वो 5 है तो उससे जो दूसरी है वो उससे डबल है 5 to the 10,
दोनों को वो कर दें, ऐड कर दें, तो वो आपकी आ जाएगी टोटल 15। If the cost of pesticide for a field is rupees 2 per square, how much it costs for 800 square meter? एक पेस्टिसाइड की कॉस्ट, फील्ड की पेस्टिसाइड की है तो उसकी कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो 800 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी कॉस्ट आएगी? 800 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी आ जाएगी टोटल पेस्टिसाइड 800 स्क्वायर मीटर की पेस्टिसाइड की कॉस्ट। A farmer has 15 cows and each cow produce an average 20 लीटर मिल्क पर डे। एक फार्मर की 15 गायें हैं और एक दिन का जो वो दूध देती है, दूध मिल्क प्रोड्यूस करती है, वो है 20 लीटर। हाउ मच लीटर? अब एक वीक की आपने निकालनी है कि कितनी है। 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह आ जाएगा आपकी पर डे की, और जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 7 से तो वो आ जाएगा आपका पर वीक की प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो वो है 2100 लीटर इन अ वीक। इफ़ अ फार्मर हैज़ सर्कुलर पॉन्ड, एक फार्मर उसका सर्कुलर पॉन्ड है जिसका रेडियस है 8 मीटर। हमने एरिया निकालना है पॉन्ड का, तो सर्कल का जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस की पावर 2। पाई की वैल्यू आपको पता होती है 3.14, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाई की पावर 2 से। पाई यहाँ पे रेडियस की पावर 2 से, सॉरी रेडियस 8 है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो वो आ जाएगा आपका 64, उससे मल्टीप्लाई कर दें 3.14 से तो वो ऑलमोस्ट आएगा 200 स्क्वायर मीटर। A farmer divide his field in equal part for 3 different fold। एक फार्मर उसने अपनी फील्ड को डिवाइड किया है 3 डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, लेकिन इक्वली वीट, कॉर्न और बार्ले के लिए। उसकी जो एक फील्ड है वो 15 एकड़ पे है और 5 एकड़ को उसने ईच डिवाइड कर दिया है। परसेंटेज हमें निकालनी है। 3 है तो आप 3 है ना, तो आपने क्या करना है, 100 होता है टोटल एरिया, 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपकी टोटल आ जाएगी परसेंटेज 33.33%। तो दिस इज़ द राइट आंसर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग 1 acre ऑफ लैंड इज़ 30, हाउ मच कॉस्ट फॉर 5 एकड़? 1 एकड़ की 30 कॉस्ट है तो 5 की कितनी होगी, इसे आप मल्टीप्लाई कर दें 150। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई थी। A farmer has rectangle field diameter of 120 मीटर और उसकी जो पैरामीटर ऑफ 120 मीटर है, लेंथ 40 मीटर है, विड्थ मालूम करनी है। तो इसका जो आंसर था वो है 20 मीटर। कैसे मालूम करेंगे? पैरामीटर का जो फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 20 मीटर निकल आएगी। क्रॉप सीज़न रबी एंड खरीफ, 2 क्रॉप सीज़न है पाकिस्तान में। इफ़ अ फार्मर हैज़ रेक्टेंगल फील्ड विद ए लेंथ ऑफ 50 मीटर, विड्थ इसकी 30 है, यहाँ एरिया मालूम करना है। तो सेम 1500 स्क्वायर मीटर 5 3 द, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ द एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ क्रॉप इज़ 5 kg एंड द फार्मर हैज़ फील्ड ऑफ 2 हेक्टेयर्स, टोटल यील्ड निकालनी है। एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर फॉर क्रॉप इज़ 500 kg और 2 हेक्टेयर्स की निकलेगी। इसको 500 kg को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी आ जाएगी 1000 kg। इफ़ द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजिंग 1 acre इज़ 50, 1 acre की फर्टिलाइजिंग कॉस्ट है 50, 8 एकड़ की कितनी होगी, इसको 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400 कॉस्ट पड़ेगी। विच प्रॉफिट इन्वेंटेड सोप, किस नबी ने सोप ईजाद किया? तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। पाकिस्तान स्टील मिल कभी इस्टेब्लिश हुई? 1973 में। बायोग्राफी पूछी गई होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका टाइटल था सिरात रसूलुल्लाह, किस ऑथर ने लिखी थी? वो थी इब्ने इसहाक। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर कब किस साल में बनी थी? वो 1988 था, 2 दिसंबर 1988। फर्स्ट मुस्लिम एस्ट्रोनॉट कौन थे? वो थे सुल्तान बिन सलमान। अ फार्मर हार्वेस्टेड 500 kg वीट फ्रॉम हिज फील्ड इफ़ ईच बैग होल्ड, एक फार्म ने 500 किलो जो गंतम है वो काश की है। एक बैग में 25 kg आती है, तो हमें कितने बैग की ज़रूरत पड़ेगी 500 kg को डालने के लिए?
25 को आप 500 kg को आप डिवाइड करें 25 kg से आपके टोटल बैग निकल आएंगे 50 ढाई 25 दूना 50 तो 20 बैग्स आपको नहीं पड़ेंगे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ पूछी गई तो थी 21,196 किलोमीटर। फर्स्ट नंबर पर इसके सन में दिया गया 1901 में। वैन पाकिस्तान ज्वाइन यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया यूएनओ को 30 सितंबर 1947 को। बेबीलोन गार्डन कब बिल्ट हुआ बेबीलोन गार्डन 562 BC। A farmer a field produce 10% more than farmer B. If farmer B produce 800 cotton 800 kg, how much A produce? एक फार्मर है वो 10% ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बी से। अगर फार्मर बी ने प्रोड्यूस किया 800 तो ए कितना प्रोड्यूस करेगा 800 का आप 10% ले लें उसमें 800 ऐड कर दें तो वो आ जाएगी फार्मर ए की 880 kg। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की क्या परसेंटेज है एयर में तो वो पूछी गई 78% है। जो फार्मर हार्वेस्टेड 600 bushels of apples. If each bushels contain 50 apples, how many apples did the farmer harvest? एक फार्मर्स ने 600 एप्पल्स बुशल किए 600 बुशल ऑफ एप्पल हार्वेस्ट किए और जो ईच बुशल है इसमें 50 एप्पल्स हैं तो टोटल कितने एप्पल्स उसने हार्वेस्ट किए तो 600 बुशल्स को आप 50 एप्पल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल एप्पल्स आ जाएंगे जो कि है 30,000 एप्पल्स। अच्छा जी, क्लिंटन ने पाकिस्तान का विजिट 2000 में किया 25 मार्च 2000 में। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है एयर में 21%। अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिली ब्रिटिश से 1919 में 19 अगस्त 1919। कॉमरेड न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ 1911 में। हज़रत सारा किसकी सिस्टर थी वो थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। अमीर मुआविया ने अपना जो कैपिटल है ट्रांसफर इस कैपिटल कूफा से कहाँ ट्रांसफ़र किया अपने कैपिटल को वो दमास्कस था। विच इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत कौन सी है एरिया के हिसाब से तो वह है कज़ाकिस्तान। 1974 में पाकिस्तान चेयरमैन किसका चेयरमैन बना 1974 में पाकिस्तान चेयरमैन बना था OIC का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। फोटोमीटर का मतलब होता है फोटोमीटर का मतलब होता है मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी। If a crop requires 3 liter water per square meter, 3 liter water per square meter, how much need to irrigate 500 square meter? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1500 लीटर। गोल्डन जीन बैंक ऑफ पोटैटो कहाँ लोकेट है वो है पीरो में। एग्रीकल्चर जनरेट कितने परसेंट अच्छा जी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है पाकिस्तान में वो है 42। अच्छा कहीं 42 है तो कहीं 43.5 है। इसको आप ऐसा शुरू कर लें कि ये क्या है। एक्सपोर्ट पूछी गई एग्रीकल्चर की टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर तो 65% जो एक्सपोर्ट है वो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से है। द सेंस ऑफ रेयरिंग हनी बी फॉर हनी ये कहलाता है प्रोसेस पूछा गया एपीकल्चर। इसका सही आंसर कैबेज कॉलीफ्लावर ब्रोकोली एंड नोल आर ये क्या है ये पूछा गया ये है कोल क्रॉप। कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप एक ही क्रॉप हर साल कल्टीवेट करना से क्या कहते हैं उसे कहते हैं मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग इज द राइट आंसर। प्लांट अपटेक देयर न्यूट्रिएंट प्लांट अपने न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं ऑल ऑफ दिस 3 ऑप्शन थे वो सारे थे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ डन थ्रू जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है वो भी तमाम 3 जो ऑप्शन थे उनके सबके थ्रू होती है। मेटिंग बिटवीन डिस्टेंटली रिलेटेड इंडिविजुअल्स मेटिंग बिटवीन डिस्टेंटली रिलेटेड इंडिविजुअल्स इज़ कॉल्ड उसे कहते हैं आउटब्रीडिंग। विच नैर्कोटिक क्रॉप्स कौन सी नैर्कोटिक क्रॉप्स पाकिस्तान में काश्त की जाती है वो है टोबैको। लिथोस्फीयर का मतलब पूछा गया लिथोस्फीयर क्या होती है वो है एक रिजिड रॉकी लेयर है अर्थ की ज़मीन की। ग्लोबल जीन पूल ऑफ राइस कहाँ लोकेट है वो है फिलीपाइंस में। मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस की मेजर अर्निंग पूछी गई तो वो है रेमिटेंसेस। फर्स्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड वो है ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स। प्रोटीन कंटेंट इज़ इन बार्ले इज़ हायर देन जो प्रोटीन कंटेंट है बार्ले में वो ज़्यादा है किससे मेथ से। अच्छा जी फिर कुछ फार्मूले पूछे गए जो कि बहुत ईजी थे। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला पूछा गया सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स या सेल सर्विस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
विच वन इज़ प्राइम नंबर, और 2 है जो ऑप्शन थे उसमें से। और विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर इवेल्युएटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई भी जो भी इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको वैल्यूएट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। इसका अगर आपको ऑप्शन ना भी दिए तो आपको पता होगा कि एनपीवी यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी इवेल्युएट करने के लिए, तो वो है एनपीवी। फिर एनपीवी का मतलब पूछ लिया कि वो क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर एनपीवी पॉजिटिव तो क्या इंडिकेट करती है, अगर एनपीवी पॉजिटिव हो तो इसका मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल है, तो आपको उसको उस इन्वेस्टमेंट को आपको एक्सेप्ट करना है। प्राइमरी पर्पस पूछा गया है कि क्या है एनपीवी कैलकुलेट करने का, तो वो है टू असेस प्रॉफिटेबिलिटी। आरओआई फार्मूला पूछा गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसका जो फार्मूला है नेट इनकम डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एसेंशियल एलिमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एसेंशियल एलिमेंट है किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपके पास सेल रेवेन्यू है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। IRR का मतलब पूछा गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि फार्मूला ऑफ प्रॉफिट मार्जिन पूछा गया। अब सिंपल से जो फार्मूले वो पूछे गए हैं, नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट का फार्मूला पूछा गया प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 120 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 80, सेलिंग प्राइस पूछी गई। जब हम उल्टा मेथड यूज़ करते हैं, रिवर्ट बैक मेथड यूज़ करते हैं, तो हम उन दोनों को ऐड करते हैं। तो इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगी। सेलिंग प्राइस 150, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए इसको 150 को 80 में से माइनस कर दें तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगी। 70 इज़ द राइट आंसर। विच रेशो इंडिकेट्स प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सीड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कौन सी रेशो है जो इंडिकेट करती है proportion of revenue exceed cost of goods sold, तो वो थी gross profit margin. If two tractor plough 2 acres in 4 hours, how many acres can be ploughed in 8 hours? 4 घंटों में 2 एकर्स, तो 8 घंटों में कितनी होगी, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो वो 4 होगी। 4 एकड़ इज़ द राइट आंसर। इफ़ अ फार्मर वाटर हिज फार्म 3 टाइम्स, एक फार्मर जो अपनी वाटर हिज फार्म 3 टाइम्स इन अ वीक, हाउ मेनी टाइम्स फार्मर वाटर हिज फार्म इन अ मंथ। एक फार्मर एक हफ्ते में 3 दफ़ा अपनी जो ज़मीन फील्ड है उसको पानी देता है, तो महीने में कितनी दफ़ा देगा। एक हफ्ते में 3 दफ़ा, तो महीने में 10 टाइम्स। तो ये थे क्वेश्चंस। आपको उम्मीद है आपकी जो पेपर है वो अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बहुत इजी था इंग्लिश के अलावा। और इंग्लिश मेरे ख्याल से एक फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि किसका जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। और मोस्टली क्योंकि पेपर इजी था तो उम्मीद है कि जिसका वो है मेट वो हाई होगा। तो इसके हवाले से भी आप नीचे प्रिपरेशन कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों की, जैसे रिज़ल्ट अनाउंस होता है इंटरव्यू के हवाले से आपकी प्रिपरेशन शुरू करवा देंगे। और जो आपकी डिग्रीज़ के हवाले से मैं जो कह रहा हूँ उन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो डिग्री HEC से वेरिफिकेशन है वो लाजमी होती है हर गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये हर उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो डिग्री है वो HEC से वेरीफाइड हो। अगर इसमें नहीं भी होता तब भी आपकी डिग्री HEC से वेरीफाइड होगी, तो ये आपको इन फ्यूचर आपको फ़ायदा ही होगा। तो आपकी जो फ्यूचर में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। मोस्टली जो क्वेश्चन हैं मैंने अपनी पहली जो वीडियोस हैं वो आप निकाल कर देखेंगे, तो मैंने बार बार आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ और आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन उसमें शुरू करेंगे। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।